नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। रवां साल मनासिक हज के पहले रोज़ आज आज़मीन हज मीना की वादी में अपनी क़यामगाहों में पहुंच गए हैं। आज़मीन अपना वक्त नमाज, तस्बीह, तकबीर और तलबिया की कसरत करते हुए गुजार रहे हैं। इसके सबब मीना की वादी रूह परवर और ईमान अफरोज़ मंजर पेश कर रही है। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हुए आज़मीन हज के रुकन आज़म की अदायगी के लिए मैदान अरफात का रुख करेंगे। इससे कबल आज़मीन हफ्ते की शब से ही मीना में रिहायशी टावरों और खेमों में पहुँचना शुरू हो गए थे। वज़ारत हज उम्रा ने मीना में आज़मीन की रिहाइश के लिए 6 टावर और 70 खैमे मख्तस किए हैं। इस मौके पर मक्का मुकर्रमा और मकामात मुक़द्दसा की रॉयल अथॉरिटी ने जमरात के मगरबी हिस्से में आज़मीन हज के मीना में इस्तकबाल का इंतज़ाम किया है। यहाँ आज़मीन की गिनती की जाएगी। हुज्जाज को धूप से बचाने के लिए रंग बिरंगी छतरियाँ फराहम की गई हैं। मीना में बसों के दाखिले के लिए 4 मरकज़ी रास्ते मुहैया किए गए हैं। अल्लाह के मेहमानों को सहूलत फराहम करने के लिए रिहायशी खेमों के रंगों से मिलते जुलते हिदायत के बोर्ड्स नस्ब किए गए हैं। इसका मकसद जुमरात तक जाने के लिए हुज्जाज के जत्थों को मुनज़्ज़म करना है। इस दरमियान में समाजी दूरी को यकीनी बनाने के भरपूर इंतज़ामात किए गए हैं। हुज्जाज इकराम की अपनी खैमों तक रसाई और नक़्ल हरकत को आसान बनाने के लिए मकामात मुक़द्दसा में खैमों पर मुख्तलिफ़ रंगों की अलामतें लगाई गई हैं। रॉयल अथॉरिटी ने मनासिक हज के अय्याम के दौरान में हर हाजी की नक़्ल हरकत का जायज़ा लेने का इंतज़ाम किया है। मीना की वादी में हुज्जाज इकराम की रिहाइश 7,29,049 मुरब्बा मीटर के रकबे पर फैली हुई है। اهلا وسهلا يا حاج، حياكم الله يتقبل منكم ان شاء الله. تفضل. पार्लियामेंट का मानसून इजलास कल से शुरू हो रहा है। अपोजिशन ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मुल्क भर में अफरा तफरी और बदनवानी, पेट्रोलियम मसनूआत और ज़रूरी अशिया की महंगाई, किसान तहरीक, कोरोना की वैक्सीन की किल्लत, उत्तर प्रदेश के मुजवज़ा आबादी कंट्रोल कानून, कौमी सलामती वगैरह के मामलात पर हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली बनाई है। जबकि हुकूमत ने 19 दिन में ठोस एजेंडा तैयार करके 23 बिल मंजूर करने का मनसूबा बनाया है। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक जारी रहने वाले इस सेशन में 19 इजलास होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना की तंजीम 9 के बाद मुनक़्क़िद होने वाला ये इजलास इस लिहाज से ख़ास होने वाला है क्योंकि इस मरतबा नरेंद्र मोदी कोविड के बाद नई हुकूमत का पैगाम देने की कोशिश करेंगे। पहले दिन वज़ीर आज़म दोनों ऐवानों में काबीना के नए साथियों का तारुफ कराएंगे। पार्लियामेंट का ये सेशन भी कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत चलेगा। सेशन के पहले रस्मी तौर पर राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर ने बिल तरतीब हफ्ते और इतवार को एक कुल जमाती मीटिंग बुलाई। हुकूमत की जानिब से आज कुल जमाती मीटिंग बुलाई गई थी। हम थोड़ी सी और तफसील इस पार्लियामेंट सेशन की आपको दे दें कि इस सेशन के इनेकाद से कबल कोरोना वबा के सिलसिले में खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा में 411 अरकान पार्लियामेंट टीके लगवा चुके हैं। 23 अरकान पार्लियामेंट मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं। लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के बेशतर अफसरान को भी टीके लगाए जा चुके हैं। ताहम लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने इस बार भी RT-PCR टेस्ट का इंतज़ाम किया है। इस बार भी मीडिया पासेस महदूद तादाद में जारी किए गए और शायकीन को पार्लियामेंट देखने की इजाज़त नहीं दी गई। दोनों ऐवानों के अरकान कोविड प्रोटोकॉल के साथ ऐवान में और नाजरीन को गैलरी में बिठाया जाएगा। हुकूमत मानसून सेशन में जुमला 23 बिल मंजूर करने की कोशिश करेगी, जिनमें से 3 ऑर्डिनेंस की जगह लेंगे जो दिवालिया और दिवालियापन का कोड तरमीमी बिल 2021। इसके अलावा 2 और बिल होंगे जो इस पार्लियामेंट के सेशन में पेश किए जाएंगे। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल इतवार के रोज़ कुल जमाती इजलास का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर होने वाली इस मीटिंग में तमाम पार्टियों से ताउन की अपील की गई। तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली इस इजलास के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ का मशवरा अहम होता है और मुस्बित मामलों पर खुशगवार माहौल में बहस होनी चाहिए। ख्याल रहे कि पार्लियामेंट का मानसून सेशन कल से शुरू होने जा रहा है जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। कांग्रेस की इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने मानसून सेशन से पहले
पार्लियामेंट्री ग्रुप्स में बदलाव किया है। खास बात यह है कि पिछले साल कांग्रेस लीडरशिप को लेकर चिट्ठी लिखने वाले G23 लीडर्स को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इनमें मनीष तिवारी और शशि थरूर के नाम भी हैं। बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन चौधरी को ही लोकसभा में कांग्रेस का लीडर बनाया गया। पहले ये कहा जा रहा था कि अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में कांग्रेस लीडर की पोस्ट से हटाया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस मॉनसून सेशन में तृणमूल के साथ बेहतर फ्लोर कोऑर्डिनेशन चाहती है। इसके अलावा जो कांग्रेस के कायद थे तरुण गोगोई, उनके बेटे गौरव गोगोई को लोकसभा में कांग्रेस का डिप्टी लीडर बनाया गया। लोकसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप का जिम्मा के सुरेश संभालेंगे। रवनीत सिंह बिट्टू और मनिकम टैगोर पार्टी के व्हिप होंगे। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के कायद होंगे और उनके डिप्टी का जिम्मा आनंद शर्मा संभालेंगे। राज्यसभा में चीफ व्हिप जयराम रमेश होंगे। मनीष तिवारी और शशि थरूर 7 रुकनी पार्लियामेंट्री ग्रुप का हिस्सा होंगे। इस ग्रुप में अंबिका सोनी, पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह और केसी वेणुगोपाल को भी शामिल किया गया। सोनिया गांधी ने इन पार्लियामेंट्री ग्रुप्स को अहकाम दिए हैं कि मॉनसून सेशन के दौरान सभी रोज़ाना मुलाकात करेंगे। कोई पार्लियामेंट्री मसला उठ रहा है तो सेशन के बीच में मुलाकात करनी होगी। इन ग्रुप्स की जॉइंट मीटिंग भी होगी और इसका जिम्मा मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा गया है। मॉनसून सेशन के दौरान कांग्रेस मुल्क में धीमी रफ्तार से चल रहे वैक्सीनेशन, दूसरी कोरोना लहर, सेहत खिदमात और राफेल डील के मुद्दे पर हुकूमत को घेरेगी। राफेल का मुद्दा 2019 में मोदी की दूसरी जीत के बाद से ठंडा पड़ा है। हालांकि फ्रांस की अदालत ने जब इस डील की जांच के अहकाम दिए, उसके बाद राहुल और दूसरे कायदीन लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। फिर से पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है। इस बीच 22 जुलाई से किसानों की जानिब से पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरा करने के ऐलान ने दिल्ली पुलिस की टेंशन बढ़ा दी है। इतवार के रोज़ दिल्ली पुलिस और संयुक्त मोर्चा के 9 किसान कायदीन के बीच मीटिंग हुई जो 2 घंटे चली। दिल्ली पुलिस ने किसान कायदीन को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो मुजाहरे के अपने ऐलान पर अड़े रहे। दिल्ली पुलिस ने मुजाहरे की इजाज़त नहीं दी। गाजीपुर बॉर्डर से किसान कायद युद्धवीर सिंह भी मीटिंग में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि मुजाहरे का पूरा रूट मैप तैयार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस से इजाज़त मांगी गई है। सिंधु बॉर्डर के नज़दीक एक बैंक्वेट हॉल में हुई इस मीटिंग में युद्धवीर सिंह, दर्शन पाल, योगेंद्र यादव समेत 9 किसान कायदीन का डेलीगेशन शामिल हुआ था। इजलास से निकलने के बाद किसान कायद दर्शन पाल सिंह ने बताया कि 22 जुलाई से संसद भवन के नज़दीक शुरू होने जा रहे धरने को लेकर दिल्ली पुलिस के ओहदेदारों से बातचीत हुई। हमने उन्हें बताया कि 200 किसान रोज़ाना पार्लियामेंट हाउस पर जाएंगे, वहां धरने पर बैठेंगे और शाम को वापस लौट आएंगे। हमने संसद भवन का घेराव करने की बात ना तो पहले कही है और ना अब कह रहे हैं। हम पुरअमन तरीके से पार्लियामेंट के करीब धरने पर बैठेंगे। किसान कायद ने कहा कि हमें उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस जल्द इजाज़त देगी। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील का असर नज़र आने लगा है और मुल्क भर में पीएम केयर फंड के तहत मुल्क भर से 1500 से ज़्यादा मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा चुके हैं या लगाए जा रहे हैं। नकवी ने रेडिको खेतान के तवस्सुत से उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब 20 मरकब फ़ी घंटा पैदावार वाले 6 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट में से आज एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बिलासपुर रामपुर में इफ्तिताह किया। नकवी ने बताया कि रेडिको खेतान ने बिलासपुर, बेल्होर, महोबा, मंझानपुर और मानिकपुर में 6 तिब्बी ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं।
कर्नाटक के वजीर आला येदियुरप्पा ने 16 जुलाई को दिल्ली पहुंचकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। अचानक हुई इस मुलाकात ने येदियुरप्पा के इस्तीफे की अटकलों को हवा दे दी है। दरअसल इस खबर को हवा देने के पीछे कुछ और बातों का भी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है, जैसे येदियुरप्पा की उम्र, कर्नाटक के उभरते हुए कायद और पुराने संघी BL संतोष की येदियुरप्पा को लेकर नाराज़गी, और MP शोभा करंदलाजे का मोदी कैबिनेट में शामिल होना। येदियुरप्पा के कैंप में एक्टिव शोभा का मरकज में वजीर बनना एक बड़ा इशारा है। जराये की माने तो येदियुरप्पा ने खुद ही इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन इस पेशकश के साथ एक शिकायत भी की है। दरअसल दिल्ली की सियासत में एक्टिव कर्नाटका के कुछ कायदीन येदियुरप्पा की कैबिनेट में कुछ लोगों को लगातार एक्टिव रहने में खास रोल निभा रहे हैं। ये लोग येदियुरप्पा को लगातार निशाने पर रखते हैं। जराये के मुताबिक दिल्ली के कायदीन ने येदियुरप्पा को फिलहाल थोड़े वक्त और ओहदे पर बने रहने का भरोसा दिया है, लेकिन अगर अपनी खुशी ज़्यादा दिन ये बरकरार नहीं रख पाएंगे। सीएम येदियुरप्पा हफ्ते के रोज़ वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा से भी मिले थे। फिर उनके बातचीत का अंदाज बदल गया। उन्होंने साफ कहा कि अभी इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। जुमे के रोज़ उन्होंने वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की थी और उन्होंने रियासत की तरक्की पर तफसीली बातचीत की थी। हालांकि सियासत के पुराने खिलाड़ी येदियुरप्पा जानते हैं कि अब कुछ ही ओवर्स बाकी हैं। दिल्ली में हुए वाक़यात तो यही कहते हैं कि पिच से हटने का इनका शायद मामला तय है, सवाल बस कुछ और वक्त का है। ज़राये की माने तो उन्हें हाईकमान ने भरोसा दिया कि वो 26 जुलाई को अपने 2 साल के इख्तिदार का जश्न मना सकते हैं। ज़राये की माने तो येदियुरप्पा को वेस्ट बंगाल में गवर्नर का ओहदा भी ऑफर किया गया, लेकिन येदियुरप्पा ने वज़ीर आज़म मोदी से साफ कहा कि आप चाहें तो इस्तीफ़ा ले लें, लेकिन वेस्ट बंगाल में गवर्नर का ओहदा मंजूर नहीं है। दरअसल येदियुरप्पा कर्नाटका की सियासत से तब तक रिटायरमेंट नहीं चाहते जब तक कि वो अपने बेटे को वज़ीर आला के ओहदे का दावेदार डिक्लेयर ना कर दें। कर्नाटक में 2023 में असेंबली इंतखाबात होने हैं। सवाल ये है कि इस अपनी उम्र की वजह से येदियुरप्पा को अगर बीजेपी मार्गदर्शक मंडल में डाल दे तो फिर वो आगे क्या करेंगे। दरअसल 78 बरस के येदियुरप्पा के पास ऑप्शंस बहुत कम हैं, लेकिन क्योंकि उनका ताल्लुक लिंगायत समाज से है, इसीलिए उन्हें लगता है कि बीजेपी उन्हें इस ओहदे से फौरी नहीं हटाएगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि अगले 7 महीने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के शानदार मुस्तकबिल के लिए काफ़ी अहम है और ये फैसला कुन साबित होने वाले हैं। अपने 3 रोज़ा दौरे के अख्ताम से कबल उन्होंने कांग्रेस के अहदेदारों, साबिक अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, फ्रंटल तंजीमों के अहदेदारों से मुलाकात में वाजे किया कि रियासत में आने वाले असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में सभी अहम फैसलों में तंजीमी अहमियत हर हाल में लाजमी होगी। इसके साथ ही आने वाले 7 महीने यूपी कांग्रेस के शानदार मुस्तकबिल के लिए काफ़ी अहम और फैसला कुन साबित होने वाले हैं। कांग्रेसियों को खुद के सियासी इफ्तिखार और एहतराम के लिए कमर कसते हुए अवामी तहरीक की पहचान के साथ तंजीम को खड़ा करके हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों की खुलकर मुखालिफत करनी होगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इतवार को कहा कि पार्टी अपनी मजबूती के साथ बेतहाशा महंगाई, रियासत में बेकाबू हो रही बेरोजगारी, खेत मजदूरों, दरमियानी किसानों की हालत और रियासत में खवातीन के खिलाफ बढ़ रहे तशद्दुद, जराइम और सरकारी बदुनवानी को एजेंडा बनाकर पुख्ता हिकमत अमली के साथ रियासत के तमाम ब्लॉकों और पंचायतों पर लड़ाई जारी रखे, जिसका सारा खाका तैयार है। उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि कांग्रेस अपनी मजबूत नज़रियात के सिपाहियों के दम पर आने वाले असेंबली इंतखाबात में बहुत ही शानदार जीत दर्ज करने जा रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि असली लड़ाई बूथ पर है, इसीलिए रियासत के आने वाले असेंबली इंतखाब में लड़ने के ख्वाहिशमंद कायदीन को सबसे पहले अपने इलाकों में बूथ सतह पर तंजीम को मजबूत करना होगा। इसके साथ ही इलाकाई मसाइल के अलावा रियासती क़यादत के ज़रिए दिए जा रहे प्रोग्रामों और तहरीकात को लेकर बूथ सतह पर पहुँचकर कारकुनों की मजबूत फ़ौज तैयार करनी होगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। एक बार फिर से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दलित ब्राह्मण कार्ड चला दिया है। मायावती ने इतवार के रोज़ इसका ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 23 जुलाई को रियासत के 18 मंडलों में बीएसपी की जानिब से ब्राह्मण सम्मेलन का इनेकाद अमल में आएगा। इसका आगाज़ अयोध्या से होगा। बीएसपी के जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।
बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि जनता, मुल्क और रियासत के बहुत से मुद्दों पर मरकजी हुकूमत की जवाबदेही बनती है, जिन पर सभी अपोजिशन पार्टियों को एकजुट और संगीन होकर हुकूमत को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। जनता भी यही चाहती है, यही वक्त की मांग भी है। मायावती ने कहा कि मरकजी हुकूमत के 3 नए ज़रई क़वानून की वापसी की मांग को लेकर किसान लंबे वक्त से दिल्ली बॉर्डर और दीगर मकामात पर धरना दे रहे हैं। मरकजी हुकूमत का रवैया काफ़ी अफसोसनाक है। इनकी मांगों के सिलसिले में बजाय सेंसिटिव होकर काम करने के बजाय हुकूमत हरदर्मी से काम कर रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने आज एक बार फिर तालिबान के मामले पर मरकज में नरेंद्र मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि आप इस खबर पर क्यों खामोश हैं, क्या साहिब से पैगाम नहीं आया। बीजेपी मोदी शाह हुकूमत तालिबान से बातचीत कर रही है, इमरान खान साहब भी तालिबान पर मेहरबान है। ऐसा लगता है कि बीजेपी मोदी शाह और इमरान खान अफगानिस्तान की मुंतखब हुकूमत की मदद ना करके तालिबान के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। ख्याल रहे कि कुछ अरसा पहले भी दिग्विजय सिंह ने तालिबान के मामले को उठाते हुए ट्वीट किए थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ट्विटर अकाउंट इतवार के रोज़ हैक हो गया। हैकर्स ने पार्टी के नाम की जगह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल एलन मास्क का नाम लिख दिया। हैकर्स ने अकाउंट की डीपी पर भी एलन मास्क की फ़ोटो लगा दी। पार्टी अकाउंट से अब तक नाम और फ़ोटो रिकवर नहीं हुए। एलन मास्क स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक हैं। इसी बीच ट्विटर ने इतवार के रोज़ एमआईएम चीफ उत्तर प्रदेश के सरबराह शौकत अली का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया। हालांकि इसे टेम्पररी तौर पर सस्पेंड किया गया था, बाद में इसे खोल दिया गया। इससे पहले एमआईएम ने अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात में ओम प्रकाश राजभर की भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के साथ मिलकर इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया था। इलेक्शन में एमआईएम 100 कैंडिडेट्स उतारने की तैयारी में है। इनकी लिस्ट भी तैयार होने लगी है। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने इतवार के रोज न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ क्लिक पर निशाना साधा। उन्होंने पोर्टल पर बैरूनी फंडिंग लेकर मुल्क को बदनाम करने का इल्ज़ाम लगाया। पात्रा ने कहा कि जब भी मुल्क में कुछ अच्छा होता है उस इवेंट को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। हम 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए बैरूनी मुल्क से पैसे भेजे जा रहे हैं। आप सबने देखा होगा, कुछ लोग अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं, कई लोग इनको अर्बन नक्सल भी कहते हैं, माओइस्ट भी कहते हैं। ये लोग अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं। ये एक्टिविस्ट और ये जो पोर्टल वाले हैं, जो मीडिया का चादर ओढ़ करके अपने आप को मीडिया के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ विदेशी ताकतें, उसके साथ साथ भारतवर्ष के मेन स्ट्रीम राजनेता भी कुछ ऐसे हैं जिनका एक बिल्कुल सरगना बना हुआ है, एक ग्रुप बना हुआ है, और बहुत ही प्लान्ड तरीके से, बहुत ही सामंजस्य के साथ ये काम करते हैं। और इनका मकसद होता है भारतवर्ष में अनरेस्ट फैलाना, भारतवर्ष में अराजकता फैलाना, भारतवर्ष में कंफ्यूजन अर्थात भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करना। दिस इज पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल टूल किट। हमने टूल किट के विषय में आपको अवगत कराया था। टूल किट का जो है पूरा का पूरा पर्चा आपके सामने रखा था। बंधुगण, आज ये जो न्यूज़ क्लिक के बारे में अखबारों में छपा है, जो तथ्य सामने आया है, एक बात स्पष्ट होता है कि ये टूल किट केवल हिंदुस्तान में कुछ राजनीतिक दल चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के बाहर भी एक बहुत बड़ा ऐसा परियोजना है, एक प्रयोजन है, एक प्लान है, एक कॉन्स्पिरेसी है जो इस टूल किट का हिस्सा है। तो इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू पॉइंट आउट दैट अपार्ट फ्रॉम अ डोमेस्टिक टूल किट there is an existence of an international conspiracy in form of an international toolkit. आप सब ने देखा होगा कि जब भी हिंदुस्तान में कुछ अच्छा होता है, हमारी वैक्सीन नीति आप देख लीजिए, पूरे विश्व में हमारे वैक्सीन नीति को लेकर सराहना की गई, वैक्सीन मैत्री को लेकर सराहना की गई। किस प्रकार से हमने अपने देश में, इतने बड़े देश में 130 करोड़ जनता को हम वैक्सीनेट कर रहे हैं, उसमें भी किस प्रकार से हमारे देश को बदनाम किया जाए, हमारी वैक्सीन नीति को बदनाम की जाए, यह कुचेष्टा कुछ लोगों ने, कुछ संगठनों ने, कुछ संस्थाओं ने किया है और कुछ पोर्टल्स ने भी किया है।
आज समझ में आता है ये किस प्रकार से हो रहा था फॉरेन फंडिंग। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से हफ्ते की देर रात हुई लैंडस्लाइडिंग के वाकयात में 22 लोगों की मौत हो गई। 17 लोगों ने चेंबूर इलाके में और 5 ने विक्रोली में जान गंवाई। चेंबूर हादसे में 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया। यहां 5 मकान ढह गए। ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने बताया कि चेंबूर हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 17 हो गई है। 2 जख्मियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं डीसीपी जोन 7 प्रशांत कदम ने बताया कि विक्रोली में गिरी इमारत के मलबे से 5 लाशें बरामद की गई हैं। चेंबूर में जिस जगह हादसा हुआ वहां संकरी गलियां ने बहुत पतली गलियां हैं, ये कुछ ऊंचाई पर भी है। इसकी वजह से एनडीआरएफ की टीमों को वहां पहुंचने में मुश्किल पेश आई। एम्बुलेंस को तो बस्ती से कुछ बाहर ही दूर खड़ा किया गया। राहत और बचाव के काम में मकामी लोगों की भी मदद ली गई। एक चश्मदीद ने बताया कि हादसा हफ्ते की रात 12:30 बजे हुआ। मलबे में बच्चे भी दबे थे। हमने कई लोगों को मलबे से निकाला और जख्मियों को रिक्शे से अस्पताल पहुंचाया। हादसे में जान गंवाने वालों के अफराद खानदान को पीएमओ ने पीएम एनआरएफ से 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। जख्मियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने मरने वालों के अफराद खानदान को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही जख्मियों का मुफ्त इलाज कराने के अहकाम भी दिए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में गंगा और यमुना नदी में 4 लोगों की डूबने की वजह से मौत हो गई, जबकि 9 लोगों को बचा लिया गया। वहीं एक अभी लापता है, उसे ढूंढा जा रहा है। बारिश के चलते नदियों का लेवल काफ़ी बढ़ गया है। इन दिनों लोगों के डूबने के वाक़यात ज़्यादा सामने आ रहे हैं। नदी के घाटों के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि लोगों को पानी की गहराई का अंदाज़ा नहीं लग पाता। आए दिन किसी न किसी को बचाते हैं तो कुछ लोग बहकर दूर निकल जाते हैं, जिससे उन्हें बचाया नहीं जा सकता। फतेहपुर 84 में सैरिया घाट का ये मामला है, जहां हफ्ते को 7 दोस्त गंगा में नाव की सवारी करने गए थे। इसके बाद 2 नावक समेत फरमान, अयान, रमन, साइबे आलम, भोला ठाकुर, सागर, अमीर नाव में सवार हो गए थे। नदी का बहाव तेज था। बीच में पहुंचकर नाव पलट गई, जिसके बाद दोनों नावकों और 6 दोस्त नदी से किसी तरह बचकर बाहर आ गए, जबकि अमीर लापता हो गया। गोताखोरों को पानी में भेजकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि नौजवान का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के एक दारोगा की बेरहम रवैये से 2 बच्चों की जान पर बनाई। स्टेशन के पास कब्जा हटाने के नाम पर फुटपाथ पर रहने वाले मजदूरों को हटाने पहुंची टीम के दारोगा मोहित ने जलते चूल्हे पर लात मार दी। उस वक्त चूल्हे पर कुकर में दाल पक रही थी। खौलती हुई दाल पास ही मौजूद मजदूर के 2 मासूम बच्चों पर जा गिरी, जिससे वो तड़पने लगे। मामला बिगड़ता देख मासूमों को तड़पता छोड़ रेलवे पुलिस का दस्ता आगे बढ़ गया। बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल चारबाग स्टेशन पर वीआईपी टॉयलेट के पास कई साल से पॉलीथीन डालकर रह रहे मजदूरों को हटाने के लिए हफ्ते को आरपीएफ का दस्ता पहुंचा था, तो खवातीन चूल्हों पर खाना पकाती मिली। रेलवे पुलिस ने उन्हें फौरी वहां से हटने के लिए बोला। डरे सहमे मजदूर अपना सामान समेट रहे थे कि आरपीएफ के जवान नाराज हो गए। आसपास मौजूद लोगों के मुताबिक मजदूर राजेश के 2 मासूम बच्चे सुबह से भूखे थे। उन्हें खिलाने के लिए उसकी बीवी रेखा चावल बनाकर कुकर में दाल पका रही थी। उसने दाल पकने तक पुलिस वालों से रुकने की गुजारिश की। इतने में दारोगा मोहित आग बगोला हो गया। इसके बाद दारोगा ने चूल्हे पर इतनी तेज लात मारी कि कुकर दूर जाकर गिरा और उसमें से खौलती हुई दाल भूख से बिलख रहे दोनों मासूमों के ऊपर गिरी। इससे दोनों बुरी तरह झुलसकर छटपटाने लगे। बच्चों की हालत देख बाकी पुलिस वालों ने वहां से दारोगा को खिसकने का इशारा किया। अब इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। आरपीएफ इंस्पेक्टर मुकेश का कहना है कि इलीगल कब्जा हटाने के दौरान कोई चीज़ लगने से दाल गिर गई थी। बच्चों का इलाज कराया जा रहा है। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में पिछले 24 घंटों में 4,84,357 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 3,35,230 लोग ठीक हुए और 7,191 लोगों की मौत भी हुई। पिछले 24 घंटों में दुनिया में सबसे ज़्यादा मामले ब्रिटेन में आए हैं। इसके बाद इंडोनेशिया, हिंदुस्तान, ब्राज़ील, रूस और अमेरिका में। ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर
तेज होती जा रही है। यहाँ हफ्ते के रोज 54,664 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 41 लोगों की मौत भी हुई। नए मुतासिरीन का आंकड़ा पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 15 जनवरी को दूसरी लहर के दौरान 55,553 मामले आए थे। दुनिया भर में अब तक 19 करोड़ 7 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 40,98,000 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में बीते 24 घंटों में 41,277 नए मरीज मिले, 42,041 ठीक हुए और 517 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 1,299 की कमी आई। सबसे ज़्यादा तशवीश केरल बढ़ा रहा है। यहाँ बीते 5 दिन से एक्टिव केसेस में उछाल आ रहा है। हफ्ते के रोज़ यहाँ 16,148 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, 13,197 ठीक हुए और 114 ने जान गंवाई। इस तरह एक्टिव केसेस में 2,837 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये भी तशवीश की बात है कि मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के नए केसेस पिछले 25 दिनों से लगातार स्टेबल हैं, यानी जितने केसेस आ रहे हैं उससे कुछ कम या ज़्यादा मरीज ठीक भी हो रहे हैं। 23 जून को 54,309 केसेस आए थे। उस दिन 59,000 से ज़्यादा मरीज ठीक भी हुए थे। इसके बाद रोज़ाना मिल रहे मरीजों की तादाद 37 से 45,000 के बीच बनी हुई है। लगभग इतने ही मरीज ठीक भी हो रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक पर कोरोना का खतरा गहराता जा रहा है। ओलंपिक शुरू होने में 5 दिन रह गए हैं। वहीं इतवार के रोज स्पोर्ट्स विलेज में 2 और बाहर 1 खिलाड़ी कोरोना से मुतासिर हो गया। हालांकि अभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से इसका खुलासा नहीं किया गया कि ये किस मुल्क के खिलाड़ी हैं। इससे पहले हफ्ते के रोज़ स्पोर्ट्स विलेज में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। स्पोर्ट्स विलेज में तैयारी में जुटा एक ओहदेदार कोरोना से मुतासिर हो गया था। जानकारी के मुताबिक स्पोर्ट्स विलेज में खिलाड़ियों के किए गए कोरोना टेस्ट में 2 खिलाड़ियों का पहला टेस्ट पॉजिटिव आया। इन्हें 14 दिन क्वारंटाइन कर दिया गया। वहीं स्पोर्ट्स विलेज से बाहर रहने वाले एक खिलाड़ी भी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के CEO तोशिरो मूतो ने कहा है कि यहाँ मौजूदा हालात में टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो ये मानना चाहिए कि ये मुमकिन है। कुछ दिन पहले जापान में मौजूद एक खिलाड़ी और 5 मुलाजिमीन भी कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। वहीं ब्राज़ील की जूडो टीम जिस होटल में रुकी है वहाँ के 8 मुलाजिमीन के भी इन्फेक्टेड होने का मामला सामने आया था। स्पोर्ट्स विलेज को 5 दिन पहले ही खिलाड़ियों के लिए खोला गया था। स्पोर्ट्स विलेज में ओलंपिक के दौरान करीब 11,000 एथलीट और हज़ारों दीगर स्टाफ रहेंगे। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हर एथलीट का सपना होता है कि मेडल जीते। जीत हासिल करने वाले एथलीटों को पोडियम पर मेडल पहनाया जाता है। ये लम्हा उनकी ज़िंदगी का सबसे यादगार पल बन जाता है। लेकिन कोरोना वबा की वजह से टोक्यो ओलंपिक में ऐसा नहीं होगा। इस बार विनर एथलीटों को खुद ही अपने गले में मेडल डालना होगा। साथ ही मेडल सेरेमनी के दौरान एथलीट्स के हाथ मिलाने और गले मिलने पर भी रोक होगी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सन फोबिया खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन के अंदर उन्होंने दूसरी बार RSS के खिलाफ बयान दिया। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इलेक्शन रैली के दौरान इमरान ने खुद को इंटरनेशनल डायस पर कश्मीरियों का ब्रांड एम्बेसडर बताया। इससे पहले 16 जुलाई को उज़्बेकिस्तान में चल रही सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस में पहुंचे इमरान से जब सवाल किया गया कि क्या दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ चल सकती है, इस पर इमरान खान ने कहा था कि हिंदुस्तान का तो हम कितने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड पड़ोसी बनकर रहें, लेकिन क्या करें, RSS की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई। सर थैंक यू। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का असर अब दुनिया में नजर आने लगा है। यूरोप के कई मुल्कों में इन दिनों बाढ़ का सामना है। सबसे ज़्यादा असर जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड्स में दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद आई बाढ़ से इतवार की सुबह तक यहाँ 180 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1500 से ज़्यादा लोग लापता हैं। हज़ारों घर कूड़े के ढेर में तब्दील हो गए हैं। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। सब किसी तरह अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। कई नदियां अपनी डायरेक्शन बदलकर दूसरे डायरेक्शन में बहने लगी हैं। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।